हे एवरीवन, दिस इज़ हेमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। इसके दो नाम हैं, UNCRC और CRC। दोनों नामों में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसे CRC और UNCRC दोनों नामों से बोला जाता है। तो UNCRC है क्या? UNCRC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत द्वारा साइन किया गया है। इसमें बहुत सारे देश शामिल हैं जिन्होंने बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए ये इस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पुश करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। UNCRC सबसे पहले है क्या? हम इस वीडियो को पूरे हिंदी में ही पढ़ेंगे। तो UNCRC 1989 में प्रस्तुत किया गया था। इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं इसमें लिख नहीं पाई हूँ, पर आपको बताना मैं इम्पोर्टेंट समझती हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से सुनिएगा और बाद में अगर आप साथ साथ लिखना चाहें तो साथ साथ लिख सकते हैं, लेकिन आप पहले इसे समझ लीजिएगा, बाद में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। UNCRC 1989 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, और ये इसमें जो है टोटल 54 आर्टिकल हैं। ठीक है, और ये बाल अधिकारों के लिए एक नया मोड़ था, जहां इसको एक अंतर्राष्ट्रीय गति प्रदान की गई थी। ठीक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर था, इसलिए ये बाल अधिकारों को एक गति प्रदान कर रहा था। ठीक है, और 1989 में तो हुआ ही था, पर साथ ही इसमें 54 आर्टिकल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, इस दस्तावेज में सार्वभौमिक कानूनी मापदंड और कसौटियाँ तैयार की गई हैं ताकि बच्चों को देखभाल और संरक्षण प्रदान किया जाए। सार्वभौमिक कानूनी मापदंड और कसौटियों से अभिप्राय, यानी कि जो आप समझते हैं यूनिवर्सल लीगल स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स, यानी कि इसमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स तय किए गए हैं जो हर एक बच्चे के अधिकारों को सुरक्षित करता है और बच्चों की देखभाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। इससे पहले, इन अधिकारों से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इस कन्वेंशन में 3 P's पर एम्फेसाइज किया गया है, यानी कि जोर दिया गया है। पहला हमारा प्रोविज़न। ठीक है, तो ये जो है 3 P's, ये रेंज ऑफ राइट्स है, यानी कि राइट्स को किस हद तक प्रोवाइड किया जा सकता है, ये वो 3 P's हैं जिसमें इसे डिवाइड किया गया है। तो पहला P है हमारा प्रोविज़न। प्रोविज़न यानी कि प्रावधान, कि बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड है हमारा प्रोटेक्शन, यानी कि बच्चों को किस किस चीज़ों से सुरक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, और थर्ड है हमारा पार्टिसिपेशन। ठीक है, यानी कि भागीदारी, यानी कि बच्चा जो है हमारे इंडिया में या कहे अपने समाज में किन किन चीज़ों में भागीदारी का अधिकार रखता है वो। तो 3 P's में दोबारा आपको कंटिन्यू करके बताती हूँ। तो पहला है हमारा प्रोविज़न, यानी कि प्रावधान। सेकंड है प्रोटेक्शन, यानी कि संरक्षण। थर्ड है हमारा पार्टिसिपेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आप प्लीज़ इसे लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, प्लीज़ वहाँ से एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो जो रेंज ऑफ राइट्स, यानी कि 3 P's जो डिवाइड किए गए थे, वो 4 राइट्स में 4 हमारे को अधिकार दिए गए हैं, उसमें बताया गया है। ठीक है, तो UNCRC बच्चों को जो है मूल मानव अधिकार देते हैं, जो
नीचे है, यानी कि नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। ठीक है, तो नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, सोशल राइट्स और कल्चरल राइट्स। ठीक है, तो इसको हम बारी बारी जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा नागरिक अधिकार, जिसे हम सिविल राइट्स से जानते हैं। तो इसमें क्या आता है, बच्चों को, जहाँ बच्चे पैदा हुए हैं वहाँ उनको नाम, यहाँ बीच में कोमा लगा लीजिएगा, राष्ट्रीयता यानी कि नेशनैलिटी, नेम, नेशनैलिटी, नागरिकता, दुर्व्यवहार, नागरिकता प्रदान की जाए, सिटीजनशिप, दुर्व्यवहार व शोषण के विरुद्ध के सुरक्षा का व्यवहार। यानी कि इस सिविल राइट में एक बच्चे को कौन से अधिकार, कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे को प्रोवाइड करनी होती है। ये है बच्चों को नेम, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, या कोई भी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या शोषण हो रहा है उसको, उससे सुरक्षा पाना उसका अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक राइट। इकोनॉमिक राइट में क्या होता है कि बच्चों को सामाजिक सुरक्षा, जितनी भी सामाजिक सुरक्षा हैं, समाज में जितने भी हर्डल्स हैं, ठीक है, जो बच्चे को पोटेंशियल प्राप्त करने नहीं देती, उनको हटाना। ठीक है, और बच्चे के जीवन के जो भी स्टैंडर्ड होते हैं उनको अच्छा बनाना। और बच्चा अगर काम करता है कहीं, वो उसकी मजबूरी में, तो उस कार्यस्थल पर यदि बच्चे के साथ बुरा व्यवहार, शोषण किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सामाजिक अधिकार। सामाजिक यानी कि सोशल राइट। सोशल राइट में क्या होता है, बच्चे को अच्छी स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए, सामाजिक देखरेख हो उसकी समाज में। ठीक है, और जितने भी एब्यूज़ हैं उनसे बचने का अधिकार जो है बच्चे को प्राप्त है। ठीक है, और इसमें जो है दिव्यांग बालकों को समाज के बराबर सम्मान पाने का अधिकार है। हमारे कम्युनिटी में जो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है, ठीक है, जो भी डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको भी समाज में समान दर्जा पाना उनका अधिकार है, ये उनसे छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, और लास्ट वन इज़ सांस्कृतिक अधिकार, कल्चरल राइट। तो शिक्षा की जानकारी, इसमें बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड हो और बच्चा जो भी अपने मन से कार्य करना चाहता है उसे करने का अधिकार हो। सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो भी समाज में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग ले सकता है बच्चा, इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो प्रोविज़न में एक तरह से देखा जाए तो जो 3 P's थे, यहाँ आपको कैटेगरी करने पड़ेंगे कि प्रोविज़न में हम बच्चे को क्या दे सकते हैं। प्रोविज़न में हम दे सकते हैं कि नेम, नेशनैलिटी और सिटीज़नशिप दे सकते हैं हम उसे, एजुकेशन दे सकते हैं हम बच्चे को। ठीक है, और अगर देखा जाए तो प्रोटेक्शन में हम उसे क्या दे सकते हैं, प्रोटेक्शन में हम उसे जितनी भी उसके साथ दुर्व्यवहार हो सकता है, ठीक है, तो उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम बच्चे को। अगर बच्चे को टॉर्चर किया जाता है तो उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और अगर बच्चे को नेग्लेक्ट किया जाता है तो उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी अगर बच्चा जो है अगर पेरेंट्स उसे मारते हैं तो उससे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम उसे। ठीक है, ऐसे ही हमारा पार्टिसिपेशन, जितने भी हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं हम उसमें भाग ले सकते हैं। अगर बच्चा कहीं अपना इंटरेस्ट दिखाता है तो उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, फीलिंग एक्सप्रेस करने दे सकते हैं। तो ये आप इनको कैटेगरी कर सकते हैं और इन अधिकारों को देखते देखते। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट पे है हमारा, प्रत्येक बच्चे के ये 4 श्रेणी में, ये अधिकार जो है 4 श्रेणी में विभाजित किए गए हैं। तो
जो राइट टू सिविल राइट्स थे, ये सारे जो अधिकार ऊपर मैंने बताए हैं वो जो है इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले राइट टू सर्वाइवल यानी कि जीवन का अधिकार या जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट, सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन और भागीदारी का अधिकार एज़ यूजुअल राइट टू प्रोटेक्शन जो हम ऊपर से समझते आए हैं। ठीक है, तो इसको बारी बारी समझ लेते हैं। तो जीने के अधिकार में क्या शामिल होता है, ये वही बातें रिपीट हो रही हैं जो 3 P's में रिपीट हो रही थी और मानव अधिकारों की श्रेणी में रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या है जीने के अधिकार में राइट टू सर्वाइवल, इसके अंतर्गत बालक का अच्छा जीवन स्तर यानी कि बच्चा जहाँ भी रह रहा है उस स्तर को, बच्चे का जीवन अच्छा बनाना और उसके स्तर को बढ़ाना। ठीक है, और उसमें जितनी भी पोषण सेवाएं हैं या फिर स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको वो पाने का अधिकार है। ठीक है, और साथ ही साथ उसे नाम और नागरिकता भी प्राप्त होनी चाहिए। राइट टू सर्वाइवल, एक बच्चा चाहता ही क्या है। ठीक है, बच्चे को क्या देना चाहिए, जीना तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो दुनिया में आया ही नहीं तो जिएगा कैसे, है ना। तो सबसे पहले राइट टू सर्वाइवल में क्या आएगी, क्योंकि हमारे वातावरण में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो बच्चे को हो सकता है नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसके लिए बच्चे को स्वास्थ्य सेवाएं की ज़रूरत है जितनी भी। ठीक है, और अच्छा पोषण दिया जाए ताकि उसका विकास अच्छे से हो और जितना भी उसका जीवन स्तर को बेहतर बनाना। ठीक है, और नामकरण तो होता ही है बच्चे को, तो नाम एक मिलता है ताकि उसकी आइडेंटिटी बने और नागरिकता कि वो इस देश का नागरिक है, तो ये भी उसे पाने का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे को अगर अपनी पोटेंशियल प्राप्त करनी है तो बच्चे को सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, शिक्षा की। ठीक है, शिक्षा की तो है ही, साथ ही पूर्व बाल्यावस्था की देखभाल, जितनी भी देखभाल है, जिस एज में देखभाल की ज़रूरत होती है वो देखभाल तो बच्चे को चाहिए। अब बड़ा हो रहा है बच्चा तो उससे पेरेंटल केयर की भी आवश्यकता होती ही है, तो माता पिता द्वारा दी गई देखभाल भी एक आवश्यक देखभाल है इसमें। और जो समाज से सुरक्षा मिले यानी कि समाज में बुरी संगति से हटकर अच्छी संगति जो बच्चे को बिल्कुल भी हार्म ना करे, उसको पाने का अधिकार है। और बच्चा जो भी अपनी लाइफ में करना चाहता है अपने इंटरेस्ट के अनुसार तो वो उसे भी करने का अधिकार है। ठीक है, रुचि का कार्य करने का अधिकार, इंटरेस्ट के अनुसार कार्य करना। थर्ड है हमारा सुरक्षा का अधिकार क्या है, किसी भी प्रकार के भी भाव, क्रूरता, शोषण आदि से स्वतंत्र रहने का अधिकार, यानी कि बच्चा जिस स्थान पर रह रहा है उस जगह अगर बच्चे को मारा पीटा जाता है, धमकाया जाता है या उसके साथ शोषण किया जाता है तो बच्चे को, ठीक है, तो एक तरह से उसको सुरक्षा प्रदान करना, इन सभी से सुरक्षा प्रदान करना ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। ठीक है, तो उससे स्वतंत्र रहने का उसे अधिकार है, सुरक्षा लेने का उसे अधिकार है। और अगर आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, में विशेष प्रकार की सुरक्षा का अधिकार है। अगर बच्चा किसी स्थिति में फंस गया है तो उसे निकालने का भी उसे अधिकार है। ठीक है, बच्चे को बचाना। लास्ट राइट है हमारा भागीदार का अधिकार, यानी कि भागीदारी का अधिकार, पार्टिसिपेशन, जो हम ऊपर पढ़ते ही आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा अगर कुछ फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है या अपने व्यूज़ जो है सामने रखना चाहता है, फीलिंग्स, और तो वो रखे अपने समाज के सामने, या कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है तो वो भी उसे अधिकार शामिल है, बच्चे को रोक नहीं सकते। ठीक है, तो ये सब भागीदारी के अधिकार में शामिल होता है। अब आती है यूएनसीआरसी ने कुछ सिद्धांत जो हैं बताए हैं, तो आइए उन पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छी तरह से ये है क्या। तो यूएनसीआरसी के कुछ सिद्धांत हैं जो कुछ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बच्चों का उत्तम हित, बारी बारी नीचे से जानेंगे, नीचे वाली स्लाइड से जानेंगे कि इसमें क्या है। बच्चों का उत्तम हित, भेदभाव रहित वातावरण, भागीदारी, सुनने का अधिकार और जीवन व विकास का मूल अधिकार। ठीक है, तो
बारी बारी जानते हैं इनमें क्या है। बच्चों का उत्तम हित, ठीक है, हित यानी कि कल्याण आप कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि सरकार जो भी, यानी कि गवर्नमेंट जो भी नीतियाँ या कानून बनाती है, निर्धारण करती है या बनाती है, वो जो है बच्चों के हित को रखते हुए बननी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चे अपनी क्षमता को प्राप्त कर सकें, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई पॉलिसीज़ और लॉ, ठीक है, वो बच्चों के हित में होनी चाहिए, बच्चे को देखकर बनानी चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा अपनी पोटेंशियल प्राप्त कर सके। सेकंड है हमारा भेदभाव रहित वातावरण, ठीक है। अब जितनी भी नीतियाँ या पॉलिसीज़ कहें तो राइट्स या फिर लॉज और नीतियाँ पॉलिसीज़, ठीक है, आप देख लीजिएगा, नहीं लिखा जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो जितनी भी नीतियाँ, राइट्स, लॉज जो भी बनाया जा रहा है, तो वो बिना किसी भेदभाव से सभी बालकों को प्राप्त हो, यानी कि उन नीतियों या फिर राइट्स की बच्चों तक पहुँच हो, ठीक है, बिना भेदभाव के उन्हें प्राप्त हो, ठीक है। अब सुनने का अधिकार जो है इस प्रिंसिपल्स में क्यों शामिल किया, ये पहले समझ लेते हैं कि सुनने का अधिकार इसलिए शामिल किया क्योंकि हो सकता है कि कहीं जगहों पर बच्चों की बातों या ओपिनियंस, विचार जो भी हैं, वो बच्चों की सुनी नहीं जाती और फिर अपने निर्णय बच्चों पर थोप देते हैं। तो ऐसी स्थिति में UNCRC ने देखा कि बच्चों को भी हम सुने, तो बच्चों को बोलने का मौका दो, ठीक है। बच्चों को सुनने का अधिकार मतलब जो भी बच्चा अपनी व्यूज़ प्रकट करना चाहता है, जो भी आपके सामने बोलना चाहता है या नज़रिया बताना चाहता है, वह बच्चों की भी सुने। इसलिए ये जो है प्रिंसिपल इसमें शामिल किया गया। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। हर एक बालक को यह अधिकार है कि उसे सुना जाए। जो भी बच्चा अपनी बात कर रहा है उसे सुननी चाहिए, ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की सुननी चाहिए और उसके विचार को भी सराहा जाए एज मीन्स, यानी कि सुना तो जाए। अगर कोई अच्छा विचार लगे तो बच्चे को अप्रिशिएट करें, ठीक है, बहुत अच्छी बात की है। और साथ ही उसके भावों को अभिव्यक्त करने की उसे अनुमति मिले, यानी कि बच्चा जो भी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है उसकी भी उसे अनुमति मिले। और इन्हीं अधिकारों में, इस अधिकार में ये सारे अधिकार जो हैं आते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारा जीवन व विकास का मूल अधिकार। जीवन यानी कि सर्वाइवल, विकास और डेवलपमेंट, ठीक है। तो राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, तो इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों को मार दिया जाता था भ्रूण में। तो इसमें क्या हुआ कि बच्चों को जीने का अधिकार मिलेगा तो बच्चे का विकास भी होगा, है ना। तो ये दोनों हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आप इसे जीवन के अधिकार के साथ जीवन विकास को इंटरलिंक करके बता सकते हैं। जैसे बच्चे को जीने का और उसके विकास का पूर्ण अधिकार है ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। कैसे? हर स्टेज में बच्चे को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अगर बच्चे का वातावरण उसके अनुकूल है तो बच्चा जो है अपनी पोटेंशियल जो है प्राप्त कर सकता है। और वहीं अगर बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, शोषण हुआ जा रहा है तो बच्चे का विकास धीमा हो जाएगा, ठीक है, और बच्चा जो है अपना पोटेंशियल देर में प्राप्त करेगा, ठीक है। बालकों के सभी अधिकार अंततः निर्भर है, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, यहाँ आएगा अंततः निर्भर, ठीक है। तो वे सभी आपसी रूप से जुड़े हुए हैं। किसी भी एक अधिकार का अभाव बाकी अधिकारों को प्रभावित करता है। अगर आप समझ रहे होते हैं तो देखा जाए तो ये सारे अधिकार आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, क्योंकि अगर जीवन ना दिया जाए तो बच्चे का विकास कैसे होगा, है ना। और विकास नहीं होगा तो बच्चा जो है पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। पार्टिसिपेट किस लिए नहीं कर रहा? क्योंकि समाज में जो है प्रोटेक्शन
का अभाव है इसलिए। तो यहाँ हमारी वीडियो का टॉपिक समाप्त होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगे। धन्यवाद।